तक प्रदर्शन हो रहे हैं और वहीं श्रीलंका में हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत की भी खबर है और अब तक 200 लोग घायल हो चुके हैं। सबसे बड़े आर्थिक संकट से इस वक्त श्रीलंका गुजर रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन जारी है। सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत अब तक हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए गुरुवार तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा के दौरान कई राजनेताओं के घरों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं और श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच महिंद्रा राजपक्षे ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हालात अब बिगड़ रहे हैं क्योंकि लोगों में गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में लगातार कई तरफ उनकी ओर से आगजनी की जा रही है और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, जो वहां स्थानीय सुरक्षा बल है उसको वहां पहुंचना पड़ा है। कर्फ्यू के हालात के बावजूद भी ये प्रदर्शन अब भी जारी है क्योंकि लोगों के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा है और खाने पीने के सामान की किल्लत भी हो चली है श्रीलंका में। श्रीलंका को 30 महीने में कंगाल करने वाले राजपक्षे परिवार पर वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। भड़के लोगों को शांत करने के लिए महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उनके गुस्से की आग में श्रीलंका जल उठा। राजपक्षे परिवार ने 30 महीने में लंका को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। लोग भूखों मरने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने महिंदा राजपक्षे का घर फूंक दिया। वहां के एक पूर्व मंत्री की कार को तो लोगों ने बीच सड़क पर घेर लिया और उसे गिरा दिया। सरकार से नाराज लोगों ने न महिंदा राजपक्षे का घर बख्शा और न उनके रिश्तेदारों का। वो सड़कों पर निकले और उनके सामने राजपक्षे परिवार से जुड़ी जो चीज आई उसे फूंक दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो लंका दहन हो रहा हो। पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका के लोगों की ऐसी हालत है जिसे देखकर तरस आता है। वहां के लोगों का मानना है कि इसके लिए केवल और केवल सत्ता में बैठा राजपक्षे परिवार जिम्मेदार है, जिसने दीमक की तरह वहां की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया और जमकर लूट खसोट और श्रीलंका को कहीं का नहीं छोड़ा, जिससे भड़के लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर प्रदर्शन किया। खबर आई कि लोग उनके आवास पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो बात बढ़ गई और देखते ही देखते लंका आग की लपटों में जलने लगा। पुलिस ने लोगों पर पानी की बौछार की, डंडे बरसाए, लेकिन वो नहीं रुके। आग बबूला लोग पुलिस से उलझ गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर जुटे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुका। लोगों को जो दिखा उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। इस बीच खबर आई कि महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि इतना काफी नहीं है क्योंकि वहां की जनता गोटाबाया समेत पूरे राजपक्षे परिवार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका की ये दुर्दशा केवल और केवल राजपक्षे परिवार की वजह से हुई है। ब्लूमबर्ग ने इस पर एक रिपोर्ट भी लिखी और बताया कि कैसे 30 महीने में राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को दिवालिया बना दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि 2019 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में भारी कटौती की। उनका यह कदम सियासी नौटंकी कहा गया। खुद उनकी सरकार के वित्त मंत्री ने इसे खतरनाक बताया और सरकार की लापरवाही बोला, क्योंकि राजपक्षे सरकार ने वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया, जिसके बाद सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू कम हो गया। नौबत यह आ गई कि श्रीलंका ऐसा देश बन गया जहां सरकार को सबसे कम रेवेन्यू मिलता है और ये तब है जब श्रीलंका वर्ल्ड बैंक और चीन जैसे देश का कर्जदार है। नौबत यह आ चुकी है कि वो कर्ज की किस्तें भी नहीं दे पा रहा। विदेशी मुद्रा भंडार तो 70% तक गिर चुका है। मतलब ये कि श्रीलंका के पास दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए रकम ही नहीं और इसीलिए वो आयात नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से श्रीलंका में सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। और उधर रूस और यूक्रेन में भी भीषण जंग लगातार जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। डोनबास में जारी जंग के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक चेचन लड़ाके ने अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर फायरिंग की और ये वीडियो पुतिन के वफादार रमजान कादिरफ ने जारी किया है, जिसमें डोनबास के एक जंगल में वो चेचन लड़ाका अपने हाथों में, दोनों हाथों में से अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो एक ही जगह पर खड़े न होकर अपनी पोजीशन भी लगातार बदलता नजर आया। बाद में उसने जमीन पर बैठकर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की है। यूक्रेन के सैनिकों ने जंग में रूसी फौजियों को कैसे चकमा दिया, इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस का एक सैनिक यूक्रेन के ठिकाने पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ता नजर आया, जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे बड़ी सावधानी से यूक्रेन के ठिकाने की तरफ बढ़ता गया।
दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक उसे नजरअंदाज करते रहे। उसे लगा कि वो आसानी से यूक्रेन की टुकड़ी पर हमला बोल देगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि ये सब यूक्रेन के प्लान का हिस्सा था। जैसे ही वो सैनिक तय दूरी पर जाकर रुका, उसकी हर हरकत पर नजर बनाए यूक्रेन के एक ड्रोन ने वहां मिसाइल गिरा दी। यहाँ रूसी सैनिक ने मिसाइल दागी तो वहां ड्रोन ने अपना काम कर दिया, जिससे यूक्रेन पर धावा बोलने आए रूसी जवान के परखचे उड़ गए। इस हमले का वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताया। और उधर यूक्रेन में जारी जंग के करीब 2.5 महीने बाद भी रूस अब तक मारियोपोल पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन पुतिन की सेना की भीषण बमबारी ने पूरे शहर की शक्ल अब बदल कर रख दी, जिसकी गवाही वहां से सामने आई तस्वीरों ने दी, जिनमें हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर दिखा। रूसी सेना के गिराए गए बमों और मिसाइलों की वजह से शहर के ज्यादातर मकान खंडहर में तब्दील नजर आए। रूस की फौज ने शहर का एक ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान ना हो। कुछ इमारतों पर तो ऐसा कहर टूटा कि उनकी छतें बिखर गई, जबकि कुछ इमारतों पर पूरी तरह से कालिक पुती दिखी। ये वो इमारतें हैं जो कभी मारियोपोल की शान होती थी, लेकिन बमबारी के बाद लगी आग की वजह से ये इमारतें काली पड़ गई। वहीं रूसी हमले के खौफ के कारण शहर में हर ओर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस बीच नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड ने दावा किया कि यूक्रेन को हराने के लिए रूस को 8 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी आशंका जताई और चेताया कि पुतिन इस जंग को हर हाल में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड ने यह भी दावा किया कि जो मौजूदा हालात हैं उनमें रूस का जीतना आसान नहीं है, इसलिए पुतिन बौखलाहट में 8 लाख सैनिकों को जंग के मैदान में उतार सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने इस जंग के लंबा खिंचने की सूरत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही। दावा है कि काम सिर्फ लाखों सैनिकों से नहीं बनेगा, जीत का रास्ता अगर खोलना है तो ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु हथियार चलाना ही होगा। दावा किया गया कि रूस जंग जीतने के लिए यूक्रेन में सैनिकों की तादाद बढ़ा सकता है या फिर परमाणु हथियारों के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि अगर पुतिन परमाणु हथियार चलाने का आदेश देंगे तो रूसी सेना में इसका विरोध शुरू हो जाएगा। और उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे की जंग और तेज हो गई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। और यूक्रेन की सेना की तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना की बमबारी की वजह से वहां जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों की वजह से स्टील प्लांट की पहली और दूसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। इस जंग के बीच मारियोपोल के मेयर ने प्लांट में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सीजफायर की अपील की। Це питання. Є цивільні або їх нема. Є оцінка, що там ще залишаються. रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से पिछले कई दिनों से जारी भीषण जंग ने ये बता दिया कि शहर अभी पूरी तरह से पुतिन की सेना के पंजे में नहीं आ पाया है। मतलब यूक्रेन में पुतिन को धूल चटाने के लिए अमेरिका ने वो दांव चल दिया है जो उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को हराने के लिए चला था। राष्ट्रपति बाइडेन ने जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए लैंड लीज बिल साइन कर दिया ताकि यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद आसानी से पहुंचाई जा सके, जिसके लिए तारीख भी चुनी गई एक दिन पहले की, यानी जब विक्ट्री डे पर पुतिन अपनी ताकत की नुमाइश में जुटे थे। तब व्हाइट हाउस में बाइडेन यूक्रेन में रूस के पर कतरने की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ पुतिन के अगले कदम के बारे में सोच सोच कर पूरी दुनिया की सांसें अटकी थी, दूसरी तरफ बाइडेन ऐसी बिसात बिछा रहे थे जो यूक्रेन में रूस का द एंड कर दे। लैंड लीज एक्ट को अमेरिका की यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मदद बताया जा रहा है, ऐसी मदद जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने जिगरी से जिगरी दोस्त तक के लिए नहीं की। इसी वजह से बाइडेन की दरियादिली को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐतिहासिक कदम बताया। वैसे लैंड लीज बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने ही पास कर दिया था, जिसके बाद बाइडेन ने भी उस पर साइन कर दिए। और पुतिन को हराने के लिए 81 साल पुरानी वो रणनीति अपनाई जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ अपनाई थी। 1941 में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और बाकी साथी देशों को हथियार देने के लिए लैंड लीज कानून बनाया था ताकि हिटलर के नाजी जर्मनी को हराया जा सके। उस लैंड लीज एक्ट से ब्रिटेन को काफी मदद मिली और विश्व युद्ध में हिटलर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अमेरिका ने उसी एक्ट को यूक्रेन के लिए एक बार फिर जिंदा किया, लेकिन इस बार पूरा सीन ही पलटा हुआ है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में रूस यानी तब का सोवियत संघ भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था और लैंड लीज एक्ट के तहत अमेरिका की मदद उसे भी मिली थी। लेकिन इस बार अमेरिका की मदद मिलेगी यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए। वैसे अमेरिका अब भी यूक्रेन को मदद भेज रहा है, लेकिन उसके लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
लैंड लीज एक्ट उस प्रक्रिया को आसान बनाएगा और अमेरिका अपने हथियार, सैन्य सामान, दवा, खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान यूक्रेन को जल्दी ट्रांसफर कर सकेगा और फिर बाद में यूक्रेन उस मदद की कीमत अमेरिका को लौटाएगा। और उधर यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर जंग के बीच आम लोगों के घरों में लूटपाट करने का आरोप लगाया, जिसके सबूत के तौर पर उसकी ओर से एक वीडियो भी इसका जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक एक वॉशिंग मशीन के साथ खड़ा दिखाई दिया और दावा किया गया कि ये वॉशिंग मशीन यूक्रेन से खदेड़े गए रूसी सैनिकों के एक ठिकाने से बरामद की गई। हालांकि यूक्रेन ने ये नहीं बताया कि ये वीडियो किस इलाके का है, लेकिन उसका आरोप है कि भागते वक्त रूस के सैनिक लोगों के घरों से कपड़े, वॉशिंग मशीन और मोटरसाइकिल तक लूट कर साथ ले गए। और यही नहीं, ये दावा भी किया गया कि यूक्रेन से लूटे गए सामान को बेचने के लिए बेलारूस में एक बाजार भी लगाया गया, जहाँ यूक्रेन से लूटी गई वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दूसरी जरूरी चीजों की बोली लगाई जा रही है। उधर खार्किव शहर में कई मोर्चों पर डटे यूक्रेन के कुछ सैनिकों का वीडियो सामने आया, जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि घर में घुसे दुश्मन को बाहर धकेलने के लिए यूक्रेन के सैनिक रूस को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे शहर में उसकी पकड़ मजबूत हो जाए और वहां के लोगों की परेशानी बढ़ जाए। जो वीडियो खार्किव से सामने आया उसमें साफ दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर में अपनी गश्त बढ़ा दी। चारों तरफ उनकी नजर इस बात पर बनी दिखी कि दुश्मन कहीं से हमला न कर दे, क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर उनकी नजर हटी तो पुतिन की फौज को कब्जे का मौका मिल जाएगा। इसीलिए कभी टैंक से इधर उधर घूमकर तो कभी हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहकर उन्होंने दुश्मन पर नजर बनाए रखी। На 9 травня, можливо, окупаційний ворог यूक्रेन के सैनिकों ने जमीन में बड़े गड्ढे भी खोद दिए ताकि रूस से दिन हो या रात हर वक्त वो दो हाथ करने के लिए तैयार रह सकें। वहीं उन्होंने अपने सोने और खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। एक एक कर कुछ देर सुस्ताने के बाद वो फिर अपने मोर्चे पर डट गए। और मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक जवान की सूझबूझ से महिला की जान बच गई। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त नीचे गिरी महिला को वहां तैनात रेलवे पुलिस के जवान ने बचा लिया। विमान में शराब पीकर ड्यूटी करने वाले एयरलाइंस के कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 9 पायलट और 32 क्रू मेंबर को सस्पेंड कर दिया। राजस्थान के दौसा में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच यूक्रेन ने रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा कर रूस की सेना में खलबली मचा दी। यूक्रेन की तरफ से जारी इस हमले के एक वीडियो में कई जंगी टैंक पूरी तरह आग में घिरे नजर आए, जो कि दावे के मुताबिक रूस के बताए गए, जिन्हें यूक्रेन ने आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि इनमें कुछ गोला बारूद भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाके हुए, वो भी ऐसे कि जिन्हें देखकर लगा मानो धुएं का ज्वालामुखी फट पड़ा हो। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस इन टैंकों की मदद से उस पर कहर बरपाने की फिराक में था, लेकिन उसने रूस के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जलते रूसी टैंकों की आग घंटों तक नहीं बुझी और उससे निकलते धुएं ने तो सारे आसमान पर कब्जा जमा लिया। वहीं यूक्रेन पर रूस के सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। इन सबके बीच यूक्रेन की सेना भी करारा जवाब दे रही है। अमेरिकी खुफिया विभाग का यह दावा है कि युद्ध में रूस को अब तक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के करीब 10 जनरल अब तक मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। यानी कि भारी नुकसान यहाँ पर रूस के कई सारे जनरल जो भेजे जा रहे थे रूस की ओर से इस जंग में, उनकी मौत हो चुकी है। और अमेरिका के आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक इस युद्ध में 10 रूसी जनरलों की मौत हो चुकी है। उधर रूस में एक और बड़े कारोबारी की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। खबर है कि यूक्रेन जंग की शुरुआत से अब तक रूस के कई बड़े कारोबारी आत्महत्या कर चुके हैं, जिनकी मौत पर पश्चिमी देशों ने लगातार सवाल भी उठाए। इस बीच रूस के बड़े तेल व्यापारी अलेक्जेंडर सुबोतिन की रहस्यमयी हालात में जान चली गई। बताया गया कि उन्हें नशे की लत थी और वो इसका इलाज करवाने के लिए किसी तांत्रिक के पास पहुंचे थे। आरोप है कि उस तांत्रिक ने उन्हें दवा कहकर जहर पिला दिया, जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। खबर है कि अलेक्जेंडर सुबोतिन जिस तेल कंपनी में पहले काम करते थे वो पुतिन के किसी करीबी की है। वहीं पुतिन का विरोध करने वालों का दावा है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। कहा यह भी जा रहा है कि इस कारोबारी ने यूक्रेन युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके बाद उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। असल में जंग की शुरुआत से अब तक रूस के कई बड़े कारोबारी आत्महत्या कर चुके हैं। खास बात यह कि जिन कारोबारियों ने खुदकुशी की उन्हें हाई प्रोफाइल कारोबारियों का दर्जा हासिल था। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 77 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इन सबके बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में लंबे युद्ध की तैयारी में है और डोनबास से ट्रांसनिस्ट्रिया तक युद्ध का विस्तार करना चाह रहे हैं।
वहीं खबर है कि यूक्रेन को दी गई खुफिया जानकारी लीक होने से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन परेशान है। इस जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को हथियार, जंगी ड्रोन और मिसाइलें देकर उसकी मदद कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही रूस ने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए कई अहम जानकारियां भी दी, जिनकी मदद से यूक्रेन न केवल रूस के सामने अब तक टिका है, बल्कि उन खुफिया जानकारियों के जरिए ही जेलेंस्की की सेना ने रूस के मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों को भी मार गिराया। हालांकि अमेरिका इससे इनकार करता आ रहा है, लेकिन खबर है कि बाइडेन इस तरह की खुफिया जानकारी लीक होने से काफी नाराज हैं और उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को इस पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश भी दिया। बाइडेन की परेशानी ये है कि खुफिया खबरें लीक होने से ये पता चलता है कि अमेरिका छिपे तौर पर ही सही जंग में कूद चुका है। खबर है कि अमेरिका की रणनीति यह है कि यूक्रेन को एक सीमा तक ही जंग से जुड़ी जानकारी दी जाए। और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने यूक्रेन में रूस का काम तमाम करने के लिए 81 साल पुरानी वो चाल चली है जो उसने दूसरे विश्व युद्ध में चली थी। युद्ध में यूक्रेन की मदद करने के लिए उसने बहुत बड़ा फैसला लिया है और बाइडेन ने ऐतिहासिक लैंड लीज एक्ट पर दस्तखत किए हैं ताकि यूक्रेन को हथियार और रूस से निपटने के लिए दूसरा साजो सामान भेजने में तेजी लाई जा सके। इस बीच खबर आई कि पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी को यूक्रेन की खुफिया ड्यूटी से हटा दिया। दावा किया गया है पुतिन ने अब यह जिम्मेदारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की ब्रांच जीआरयू को दे दी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन को अब अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी पर भरोसा नहीं रहा। मतलब ये कि रूस की जिस सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी ने यूक्रेन युद्ध में अहम रोल निभाया, पुतिन ने उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेपा यानी सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने दावा किया कि अब यह जिम्मेदारी रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस की ब्रांच जीआरयू को मिली है। ये वही जीआरयू है जिसके नए हेड हैं व्लादिमीर एलेक्सेव। ये नाम पिछले कुछ दिनों से रूस के मीडिया में खूब चर्चा में है। रूस में लोग एलेक्सेव को पुतिन के कुछ सबसे खूंखार सेनापतियों में शामिल करते हैं। वहां की मीडिया ने पहली बार लो प्रोफाइल रहने वाले एलेक्सेव का नाम टॉप जनरल में शुमार किया है। और कहा जा रहा है कि इसी के बाद से अटकलें लगने लगी कि पुतिन अपनी रणनीति में बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि दावा किया गया कि पुतिन अब एफएसबी पर भरोसा नहीं करते, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई यूक्रेन में रूस की रणनीति फेल होना, क्योंकि जंग तीसरे महीने में पहुंच चुकी है और अब तक पुतिन जेलेंस्की को हरा नहीं पाए हैं। जबकि जंग शुरू होने पर दावा किया जा रहा था कि यह हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलेगी। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एफएसबी से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद की जानकारी जुटाने में बड़ी चूक हुई। नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की मदद से यूक्रेन ने पुतिन के कई सेनापतियों को मार गिराया। अब भी वो उन्हीं के भरोसे जंग में बना हुआ है। सेपा ने दावा किया कि पुतिन इस बात से नाखुश हैं। हालांकि वो ये बात जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन गुपचुप तरीके से उन्होंने एफएसबी को यूक्रेन की खुफिया ड्यूटी से हटा दिया और ये जिम्मेदारी जीआरयू को सौंप दी, जिसके हेड व्लादिमीर एलेक्सेव को पुतिन का तुरुप का इक्का कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन के इस नए सेनापति पर ब्रिटेन और अमेरिका की पहले से टेढ़ी नजर है, क्योंकि उन्होंने एलेक्सेव पर 2018 में केमिकल अटैक करने का आरोप लगाया था। अमेरिका ने तो एलेक्सेव पर बैन ही लगा रखा, क्योंकि उसका आरोप है कि पुतिन के इस सेनापति ने वहां की साइबर सिक्योरिटी से छेड़छाड़ की थी। और बिजनौर में वन विभाग की टीम ने घर में घुसे एक गुलदार को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक घर में घुसे गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे की जमीन पर बने एक स्कूल की अवैध इमारत को रेलवे ने गिरा दिया। कुछ दिन पहले ही ट्विटर को खरीदने वाले एलॉन मस्क ने ऐलान किया कि वो ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर लगे बैन को हटा देंगे। इस बीच नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड ने दावा किया कि यूक्रेन को हराने के लिए रूस को 8 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी आशंका जताई और चेताया कि पुतिन इस जंग को हर हाल में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड ने यह भी दावा किया कि जो मौजूदा हालात हैं उनमें रूस का जीतना आसान नहीं है, इसलिए पुतिन बौखलाहट में 8 लाख सैनिकों को जंग के मैदान में उतार सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने इस जंग के लंबा खिंचने की सूरत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही। दावा है कि काम सिर्फ लाखों सैनिकों से नहीं बनेगा, जीत का रास्ता अगर खोलना है तो ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु हथियार चलाना ही होगा। दावा किया गया कि रूस जंग जीतने के लिए यूक्रेन में सैनिकों की तादाद बढ़ा सकता है या फिर परमाणु हथियारों के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि अगर पुतिन परमाणु हथियार चलाने का आदेश देंगे तो रूसी सेना में इसका विरोध शुरू हो जाएगा।
और वहीं रूस की फौज के काफिले पर यूक्रेन के हमले का एक वीडियो सामने आया। हालांकि रूसी सेना को किस जगह पर निशाना बनाया गया इसका पता अब तक नहीं चल सका है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखा कि एक इलाके से गुजर रहे रूसी सैनिकों के काफिले पर यूक्रेन ने जमकर बमबारी की और एक के बाद एक कई रूसी टैंकों को हमले में उड़ा दिया गया। इससे पहले कि काफिले में पीछे चल रहे टैंक संभल पाते, उन्हें भी बम फेंक कर तबाह कर दिया गया। रूस की सेना ने सर्च अभियान चलाकर यूक्रेन की बिछाई कई बारूदी सुरंगों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टुकड़ी को रोकने के लिए जमीन के नीचे विस्फोटकों का जाल बिछाया था, जिसे रूस की सेना ने खोदकर बाहर निकाला। फिर खतरनाक गोलों और विस्फोटकों को एक गड्ढे में भरकर उन्हें एक ही झटके में उड़ा दिया। रूस के सर्च ऑपरेशन में उसकी मदद सेना के खोजी कुत्तों ने की, जिन्होंने सूंघकर बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का पता लगाया। खोजी कुत्तों ने जहां बारूद होने का इशारा किया, वहां रूस के फौजियों ने एक लाल झंडा लगा दिया। इसके बाद उनके साथी मशीन की मदद से वहां तलाशी करने पहुंचे। जमीन के नीचे बारूद होने की बात पुख्ता होते ही वहां से बड़ी सावधानी के साथ मिट्टी हटाई गई। फिर वहां दबे गोलों को बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, जिन्हें बाद में रूस की सेना ने धमाका कर नष्ट कर दिया। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी के आरोप में एक आदमी और उसके बेटे को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में हाजी अली के पास हुए एक सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि एक गाड़ी बुरी तरह से टूट गई। असम के नलबाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग बुझा दी। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सेना पर अपने टैंकों से जमकर गोलाबारी की। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में यूक्रेन के 2 सैनिक टैंक पर सवार दिखे, जबकि वहां से दूर खड़ा एक दूसरा जवान उन दोनों को निर्देश देता दिखाई दिया। जैसे ही उसने हमले का ऑर्डर दिया, टैंक के कई गोले दुश्मन पर दाग दिए गए। सामने आई तस्वीरों में जंग के मैदान में कई टैंक आग उगलते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से की गई जबरदस्त गोलाबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंकों से एक एक कर कई राउंड गोले दागे गए। वहीं जैसे ही गोलाबारी की आवाज शांत हुई, वहां से दूर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने अपने इस हमले में रूस के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। दुनिया की सबसे बड़ी निजी सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स चलाने वाले एलॉन मस्क अब दुनिया में एक नई जंग की वजह बन सकते हैं। इस बात का साफ संकेत मिलने लगा है कि बहुत तेजी से दुनिया अब स्पेस वॉर की तरफ बढ़ रही है। यहां तक कि खुद एलॉन मस्क को भी उनकी जान पर खतरा महसूस हो रहा है। रूस की तरफ से उन्हें खुली धमकी तक दे दी गई और साफ कहा गया कि एलॉन मस्क अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये चेतावनी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि रूस की फौज के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली जानकारी सामने आई है। पूर्वी यूक्रेन में अपने हजारों फौजियों को खोने वाली रूस की सेना को कुछ ऐसा पता चला कि उसके होश उड़ गए। पता चला कि यूक्रेन को मदद न समुद्र से मिल रही थी, न ही जमीन से। जिस आसमान में रूस के सबसे खतरनाक फाइटर जेट चक्कर लगा रहे थे, वही आसमान यूक्रेन की मदद कर रहा था। हजारों किलोमीटर ऊंचाई से एलॉन मस्क के सैटेलाइट यूक्रेन के मसीहा बने हुए थे, जिन्हें ना तो रूस की फौज देख सकती थी और न ही उनसे आ रहे सिग्नल जैम किए जा सकते थे। जबकि पूर्वी यूक्रेन के जिन शहरों को रूस की फौज ने घेरा, उनका इंटरनेट पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। मतलब ये कि यूक्रेन के शहरों को जब रूस अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा था, तब मस्क यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार बन रहे थे। ये खबर रूस को एक ऐसे शख्स ने दी जो पुतिन के सबसे करीबी लोगों में एक है, रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन। दावा है कि यूक्रेन की फौज के कमांडर को मारियापुल ऑपरेशन के वक्त गिरफ्तार किया गया था। जब उसकी पूछताछ हुई तो स्टारलिंक सैटेलाइट का भेद खुल गया। स्टारलिंक एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को सस्ता और तेज इंटरनेट देने का सपना कई साल से दिखा रहे हैं। और इसके लिए सैकड़ों छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे भी जा चुके हैं। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही यूक्रेन के काम आने लग गया और स्टारलिंक की ही मदद से यूक्रेन की फौज को रूस की सेना के हर कदम की जानकारी भी मिल रही थी, जिसकी वजह से रूस को बड़ा नुकसान होने की खबर है। दिमित्री रोगोजिन के बयान के बाद रूस की खींच सामने आ गई। मारियोपोल यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जो आसमानी हमलों की वजह से खंडहर में बदल चुका है। रूस जिस शहर पर कुछ घंटों में कब्जा कर सकता था, उसे मुट्ठी में बंद करने में कई हफ्ते लग गए। रूस के हजारों सैनिकों की जान मारियोपोल में चली गई। इसीलिए स्टारलिंक से यूक्रेन को मिलने वाली मदद की खबर के बाद रूस की झुंझलाहट सामने आ गई। रोगोजिन ने धमकी दी कि वो सीधा सीधा एलॉन मस्क को जिम्मेदार मानेंगे। यूक्रेन की जंग में एलॉन मस्क का नाम पहली बार खुलकर सामने आया।
हालांकि पहले भी यूक्रेन को स्टारलिंक से मदद मिलने की चर्चा जरूर छिड़ी थी, लेकिन खुलकर किसी ने एलॉन मस्क, स्पेसएक्स या स्टारलिंक का नाम नहीं लिया था। लेकिन इस बार तो रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने ही मस्क पर हमला बोल दिया, क्योंकि खबर यह है कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का अमेरिका पूरी तरह जंग में इस्तेमाल कर रहा है। एलॉन मस्क के जिस स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर हंगामा मचा है, उसके जरिए वो पूरी दुनिया को सस्ता ब्रॉडबैंड इंटरनेट देना चाहते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में अभी कुछ साल का वक्त बाकी है और इसमें अभी हजारों सैटेलाइट जोड़े जाने बाकी हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए जो हथियार भेजे, कहा जा रहा है कि उनमें स्टारलिंक के कुछ उपकरण भी थे, ऐसे उपकरण जिनकी मदद से स्टारलिंक की सैटेलाइट से कनेक्शन जोड़ा जा सके और इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सके। मतलब ऐसा इंटरनेट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और जिसके नेटवर्क को कोई रोक नहीं सकता। सीधा सैटेलाइट से यूक्रेन की फौज को इंटरनेट मिल रहा था। और खबर तो यह है कि केवल इंटरनेट ही नहीं मिल रहा था, बल्कि सैटेलाइट से सटीक तस्वीरें भी यूक्रेन की फौज को दी जा रही थीं। इससे पहले मॉस्को जहाज के डूबने में भी मस्क की भूमिका होने की खबरें सामने आई थीं। कुछ जगहों पर ऐसा दावा किया गया था कि मस्क के सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन को मॉस्को की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल गई थी। जंग में मारे गए रूस के कई कमांडरों की लोकेशन भी यूक्रेन को इसी तकनीक से मिलने का दावा किया जा चुका है। अब तो अनुमान जताया जा रहा है कि कीव में रूस को मिली नाकामी की वजह भी मस्क हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस के निशाने पर यह सैटेलाइट नहीं बल्कि एलॉन मस्क आ गए। यहां तक कि रूस का दोस्त चीन भी सावधान हो गया। चीन ने भी कह दिया कि स्टारलिंक के सैटेलाइट से होशियार रहने की जरूरत है। मतलब ये कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, वो दुनिया की महाशक्तियों के लिए टारगेट बन गया। लेकिन यह बहुत बड़ी स्पेस वॉर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष में रूस भी कम ताकतवर नहीं है और उसे खतरों से निपटना अच्छी तरह से आता है। अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को निशाना बनाने की तकनीक दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है। इनमें एक रूस भी है, जिसने अगर इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो वर्ल्ड वॉर से पहले स्पेस वॉर छिड़ जाएगी। इस तकनीक को कहा जाता है एसैट, मतलब एंटी सैटेलाइट। एलॉन मस्क की कंपनी को सबक सिखाने के लिए रूस ने अगर एसैट का इस्तेमाल किया तो तबाही के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। अमेरिका भी रूस को जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अंतरिक्ष में इतनी बड़ी जंग छिड़ेगी कि उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। रूस से मस्क को मिली चेतावनी के बाद मस्क ने तो अपनी जान का खतरा बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि खतरा एलॉन मस्क पर हो। मुमकिन है कि रूस स्टारलिंक को टारगेट बनाने की तैयारी में लगा हो। स्पेसएक्स एक अमेरिकी कंपनी है जो अमेरिका से लाइसेंस लेकर ही सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजती है। अगर हमला मस्क के सैटेलाइट पर भी हुआ तो वो हमला अमेरिका पर ही होगा। साफ है कि जमीन पर नेटो या अमेरिका से रूस की फौज के भिड़ने में भले ही वक्त हो, लेकिन